उत्तर प्रदेश की सरकार हाथरस में जब एकदम घेर ली गई है सब तरफ से, तो सवालों से घिरने के का जो नतीजा उन्होंने निकाला है, जो सोल्यूशन, जो हल निकाला है, वो है षड्यंत्र, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र। जो भी कुछ भी बोले सरकार के विरुद्ध, तो एक फॉर्मूला है कि एक अंतरराष्ट्रीय प्लॉट, एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र या षड्यंत्र सरकार के खिलाफ हो रहा है। मतलब ये षड्यंत्र ना हुआ, आलू हो गया, काट के हर सब्जी में डाल दो, हर चीज में षड्यंत्र हो रहा है। हाथरस मामले में अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि रात अंधेरे पीड़िता का शव जलाने का फैसला किसका था, आदेश किसका था। हाथरस प्रशासन की तरफ से दो तरह के जवाब आए। एक के शव जलाने के वक्त पीड़िता का परिवार था, जिसे पिता ने गलत बता दिया, यह डीएम ने कहा था। दूसरा जवाब आया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया ऐसा। कानून व्यवस्था के नाम पर विपक्ष को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस उतार दी गई, नोएडा से लेकर हाथरस तक में। जब विपक्ष को रोकने के लिए इतनी पुलिस है, तो उसी की मदद से दिन के वक्त अंतिम संस्कार क्यों नहीं हो सकता था। जो पुलिस विपक्ष के नेताओं पर लाठियां बरसा सकती थी, गांव में पंचायत की अनुमति दे सकती थी, वह पुलिस एक मां और पिता को अपनी बेटी का शव आखिरी बार के लिए देखने नहीं दे सकी। क्यों? सूबे के एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार कहते हैं कि रेप तो हुआ ही नहीं। कानून नहीं पढ़ा है उन्होंने, लगता है विशाखा गाइडलाइंस भी नहीं पढ़ी हैं। जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। महिला से कथित बलात्कार के 11 दिन बाद सैंपल लिए गए, जबकि सरकार की गाइडलाइन है 96 घंटे के भीतर सैंपल लेने की। इसलिए यह रिपोर्ट बलात्कार की पुष्टि कर ही नहीं सकती है। यह स्पष्ट हो गया है कि उनके साथ, पीड़िता के साथ कोई रेप या मास रेप की बात नहीं हुई थी। डाइंग डिक्लेरेशन दी है लड़की ने, मरते वक्त का बयान दर्ज कराया है जिसमें, और ये कैमरे पर है, जिसमें कहा गया मेरे साथ गैंग रेप किया गया है। और बलात्कार में केस में सबसे अहम भूमिका है उस औरत के अपने बयान की। अगर वो कहती है ये उसकी मर्जी के बिना था, तो बलात्कार बनता है। क्या पुलिस को यह कानूनी बात पता नहीं है? पुलिस ने बलात्कार की पुष्टि नहीं होने की बात कहने में जल्दबाजी क्यों की, जबकि शव क्यों जलाया गया, इसका कोई तार्किक उत्तर अभी तक नहीं दे सकी है। हमने आपको 29 सितंबर को पुलिस के उस दावे के बारे में बताया कि लड़की की रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी थी। इस दावे का मिलान अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से करिए। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि लड़की की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर मिला, गले में भी चोट के निशान हैं और गर्दन में भी फ्रैक्चर था। सवाल सरकार के संस्कार का है और विधायक जी लड़की के संस्कार का सवाल उठा रहे हैं। लड़की का संस्कार कैसा हो, कम से कम ये काम इस देश में जो विश्व गुरु हो चुका है, किसी विधायक से पूछकर मत कीजिएगा। मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। ऐसे बयान हवा में नहीं दिए जाते हैं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, उनके लिए बयान दिए जाते हैं। अब आते हैं नार्को टेस्ट को लेकर। मुख्यमंत्री के ट्वीट में नार्को टेस्ट की बात थी, इसे भी आप हिंदी में समझिए। नार्को टेस्ट का संबंध झूठ से है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो नार्को टेस्ट होगा, जिससे पता चले कि सच क्या है। सभी नेताओं का हो जाना चाहिए फिर तो। नार्को टेस्ट की बात लाकर पीड़िता की यातना और बढ़ा दी गई है। जिस परिवार ने अपनी बेटी का शव तक नहीं देखा, अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका, वो अब इस टेस्ट से गुजरेगा कि झूठ तो नहीं बोल रहा। और विक्टिम की फैमिली की नार्को एनालिसिस हो, यह बिल्कुल गैर कानूनी है और असंवैधानिक है। पीड़ित परिवार से फोन छीन लिए गए, प्रेस से मिलने से रोका गया। यह सीधा सीधा SC/ST एक्ट के उद्देश्यों का हनन है। अधिकारियों का तबादला या उनका निलंबन इस मामले में कार्रवाई नहीं है। क्या इसके लिए अधिकारियों पर SC/ST प्रिवेंशन एक्ट लगेगा, जबकि साफ साफ लिखा हुआ है कि लगना चाहिए। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया है। पुलिस क्या कहाँ कैसे लगी है? घेराबंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में, सब में। खेत के बगल में था उस वक्त जब हुआ था? बंद करा दिया तुम्हारी इनको, डराया था हमको। फोन है सबके पास? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है पहले के, किसी को बुला नहीं ले। सबके साथ फोन ले लिया क्या? हाँ सबको। क्या आपकी माँ ने और भाभी ने क्या बोला कि मीडिया को बुला के लाओ? हाँ यूँ कहा था मीडिया को बुला के लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे।
आप यहाँ कैसे पहुँचे हो? कैसे हम तो आने दिया? खेतों में के आए हैं, छुपके नियार के बहाने से कि घास लेने आने नहीं दे रहे क्या? आने नहीं दे रहे किसी को। हमारे ताऊ भी आ रहे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के लेके आएंगे। डीएम साहब धमकी दे रहे हैं। उनको धमकी दे रहे हैं, उनको मारा था, उनकी छाती पे लात मारा था, सो उनके दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात? उनके डीएम साहब ने मारा, उन ताऊ को मारा। ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ, ताऊ बेहोश हो गई थी। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है किसी देश का कि औरत की अस्मिता, औरत का शरीर, औरत की जिंदगी, उसकी इज्जत चली जाए ताकि हम सत्ता में बने रहें। इसके लिए सारा ड्रामा। आप ये बताइए कि जो आज हाथरस में हुआ, पूरी दुनिया में शर्म से सिर झुका। एक जमाने में मोदी जी बोलते थे कि ये दिल्ली रेप कैपिटल है, पूरी दुनिया के सामने हम शर्मसार हो रहे हैं। वो भी आपने शायद वो क्लिप चलाई थी एक दिन, मैंने सुनी थी। तो क्या ये शर्मसार करने की बात नहीं है? आज मैं किसी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की कीनोट एड्रेस दे रही थी, सारी औरतें मुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही थी कि ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। प्रतीक्षा बख्शी ने एक लाइन लिखी है कि स्टेट जब फ्रॉड करता है तो उसकी सजा किसी को नहीं मिलती है। राजनीति करना अपराध नहीं है, किसी अपराध पर पर्दा डालना दूसरी तरह की राजनीति है जो अपराध है।